नमस्ते बच्चों, आपका फिर से स्वागत है हर घर पाठशाला और जीटीबी की इस नई पेशकश नई वीडियो में। तो इसके पहले हमने 4 भागों में जनजातियों, खानाबदोश, घुमंतुर लोगों, जो बंजारे हैं उनके बारे में जानकारी प्राप्त की, और उसके बाद हमने गोंड जनजाति के बारे में जाना। और इस नई वीडियो में हम आज फिर से उसके आगे विस्तार में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इसके लर्निंग आउटकम SST 715 के बारे में हम बातचीत करते हैं। ये वही लर्निंग आउटकम है जिसमें हम जनजातियों, खानाबदोश और एक जगह में बसे हुए लोगों के बारे में जानकारी लेते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अपनी स्क्रीन पर जब देखते हैं तो हमें यहाँ पे एक मानचित्र दिखाई दे रहा है। तो मानचित्र में एक गोंडवाना राज्य जो है उसकी सीमा के बारे में बताया गया है। उसकी सीमा जो डॉटेड पंक्तियों में है, जैसे कि ये डॉटेड पंक्तियां हैं और ये सूबा की सीमा है। डॉटेड यानी कि जो कटी कटी रेखाएं हैं। अब इनमें से यहाँ पे आप ताप्ती नदी देख पा रहे हैं, ये हमें नर्मदा नदी हमें दिख रही है, और उसके साथ साथ हम ये इनकी सहायक नदियों के बारे में हम जानकारी ले पा रहे हैं। और ये ताप्ती नदी है और उसके सहायक जानकारी और सीमाएँ, इस गोंडवाना राज्य की सीमाएं, जिसमें बरोइयागढ़, चौरागढ़, गुराहा, कोलंगा, मांडला और भी कई सारे राज्य, कई सारी जगहें हम इसमें देख पा रहे हैं इस मैप में। तो ये जो था गोंडवाना का चित्र है, जिसमें सरकार और सूबे की सीमा बताई गई है। और अब जब हम आगे बढ़ते हैं तो हम जानते हैं कि ये एक नक्काशीदार दरवाज़ा है, जो कि बस्तर क्षेत्र, बस्तर यानी कि मध्य प्रदेश में एक क्षेत्र है बस्तर, वहाँ की गोंड जनजाति के द्वारा बनाया गया एक दरवाज़ा। यह आप स्क्रीन पे देखते हैं। यहाँ पे काफ़ी सारी चित्रित है। आप यहाँ पे हाथी की तरह चित्र बने हुए देख पा रहे हैं। मुझे लगता है ये कुल्हाड़ी का चित्र है। साथ ही साथ ये किसी पक्षी का चित्र हमें नज़र आ रहा है। जब हम आगे बढ़ते हैं तो जानते हैं कि शायद ये वाला चित्र जो है हल का है, और ये किसी पक्षी का, जानवर का, और ये किसी शायद बैल इत्यादि का चित्र है। ये पहिए का है और ये भी जानवरों के चित्र। तो इस तरह की चित्रकारी जो है वो गोंड जनजाति बस्तर क्षेत्र से प्राप्त हुई है, ये लकड़ी का एक दरवाज़ा। अब हम अहोम के बारे में जानेंगे। अहोम जो लोग थे, अहोम लोग मौजूदा म्यांमार से आकर 13वीं सदी में ब्रह्मपुत्र घाटी में आवसे। ब्रह्मपुत्र घाटी हम जानते हैं कि भारत के पूर्वी राज्य में स्थित है। उन्होंने भुइयाँ यानी कि भूस्वामी लोगों की पुरानी जो राजनीतिक व्यवस्था है उसका दमन करके नए राज्य की स्थापना की। उनको हराया होगा शायद, और उसके बाद उन्होंने नया राज्य बनाया। 16वीं सदी के दौरान उन्होंने चुटियों 1523 और कोच हाजो 1581 के राज्यों को अपने राज्य में मिला लिया। उन्होंने कई जनजातियों को भी अपने अधीन कर लिया, यानी कि हरा दिया। अहोमों ने एक बड़ा राज्य बनाया, और इसके लिए 1530 के दशक में ही, इतने वर्ष पहले, आग्नेय अस्त्रों का इस्तेमाल किया। यानी कि आग्नेय अस्त्र यानी कि ऐसे अस्त्र जिससे जो अग्नि से चलते हों या जिनसे अग्नि उत्पन्न होती हो। तो 1660 आते आते वे उच्च स्तरीय बारूद और तोपों का निर्माण करने में सक्षम हो गए थे। यानी कि जो अहोम लोग थे उनको शायद ये अगर श्रेय दिया जाए तोपों और बारूदों का, तो अतिशोक्ति नहीं होगी। तो अगर हमें एक यहाँ पे चर्चा का बिंदु हमारे पास दिया गया है कि मुगल लोग गोंड प्रदेशों पर कब्जा क्यों करना चाहते थे, तो क्यों करना चाह रहे थे, तो ये आपके लिए चर्चा का विषय है, सोच सकते हैं। लेकिन अहोम लोगों को दक्षिण पश्चिम से कई आक्रमणों का सामना करना पड़ा। 1662 में मीर जुमला के नेतृत्व में मुगलों ने अहोम राज्य पर हमला किया। बहादुरी से सामना करने के बावजूद अहोम लोगों की पराजय हुई, लेकिन उस क्षेत्र पर मुगलों का प्रत्यक्ष नियंत्रण ज़्यादा समय तक नहीं रह सका। तो
उनको आक्रमणों का सामना भी करना पड़ा। मीर जुमला एक व्यक्ति था, उसने भी आक्रमण किया अहोम राज्य पर, लेकिन काफ़ी मेहनत करने के बाद भी वो हार गए। लेकिन फिर भी मुग़लों का जो नियंत्रण था, मुग़लों का राज था, उस पर नहीं रह सका। अहोम जो राज्य था, अहोम राज्य बेगार पर निर्भर था। राज्य के लिए जिन लोगों से जबरन काम लिया जाता था वे पाइक कहलाते थे। पाइक। अहोम राज्य में एक जनगणना की गई थी। प्रत्येक गांव को अपनी बारी आने पर निश्चित संख्या में पाइक भेजने होते थे, यानी कि बेगार काम लोग करने वाले। इसके लिए जनगणना के बाद सघन आबादी वाले इलाकों से कम आबादी वाले इलाकों में लोगों को जो स्थानांतरित किया जाता था, यानी कि भेजा जाता था। इस प्रकार अहोम कुल टूट गए। 17वीं शताब्दी का पूर्वार्ध पूरा होते होते प्रशासन खासा केंद्रीकृत हो चुका था, यानी कि यहाँ पे हम देख पा रहे हैं अहोम का राज्य जिस नागा जनजाति, गारो, खासी, जयंतिया, कचारी, स्टैफलस में चूटिया, ये सब कुछ देख पा रहे हैं। ब्रह्मपुत्र नदी बीच में से बहती आप देख पा रहे हैं। लगभग सभी वयस्क पुरुष युद्ध के दौरान सेना में अपनी सेवाएं प्रदान करते थे। दूसरे समय वे लोग बांध, सिंचाई व्यवस्था आदि के निर्माण या अन्य सार्वजनिक कार्यों में जुटे रहते थे। अहोम लोग चावल की खेती के नए तरीके भी अमल में लाए। अहोम समाज कुलों में विभाजित था, जिन्हें खेल कहा जाता था। वहाँ दस्तकारी या दस्तकारों की बहुत कम जनजातियाँ थी या जातियाँ थी। इसलिए अहोम क्षेत्र में दस्तकार निकटवर्ती क्षेत्र से आए थे। एक खेल के नियंत्रण में कई गांव होते थे। किसान को अपने ग्राम समुदाय द्वारा ज़मीन दी जाती थी। समुदाय की सहमति के बगैर राजा इसे वापस नहीं लिया जा सकता। तो ये आप ये कान के आभूषण देख पा रहे हैं। ये वाला कान के आभूषण यहाँ पे कबोई नागा जनजाति मणिपुर किस तरह के सुंदर कान का आभूषण है। शुरुआत में अहोम लोग अपने जनजातीय देवताओं की उपासना करते थे, लेकिन 17वीं सदी के पूर्वार्ध में ब्राह्मणों के प्रभाव में बढ़ोतरी हुई। मंदिरों और ब्राह्मणों को राजा द्वारा भूमि अनुदान में दी गई। शिव सिंह 1714 और 44 के काल में हिंदू धर्म वहाँ प्रधान धर्म बन गया। लेकिन अहोम राजाओं ने हिंदू धर्म को अपनाने के बाद भी अपनी पारंपरिक आस्थाओं को नहीं छोड़ा। आपके विचार में मुगलों ने अहोम प्रदेश को जीतने का प्रयास क्यों किया, ये भी एक सवाल है। अहोम समाज एक अत्यंत परिष्कृत समाज था। कवियों, विद्वानों को अनुदान में ज़मीन दी जाती थी। नाट्यकर्म को प्रोत्साहन दिया जाता था। संस्कृत की महत्वपूर्ण कृतियों का स्थानीय भाषा में अनुवाद किया गया था। बुर्जी नामक ऐतिहासिक कृतियों को अपने अहोम भाषा में और फिर असमिया में लिखा गया। अब हम निष्कर्ष की बात करते हैं कि इस पाठ में हमने क्या सीखा। जिस युग की हम चर्चा करते आ रहे हैं, उस युग के दौरान महाद्वीपीय जीवन में काफ़ी सामाजिक परिवर्तन हुआ। वन आधारित समाज और जनजातीय लोग एक दूसरे के साथ लगातार संपर्क में आते रहे। इस आदान प्रदान ने दोनों तरह के समाजों में अनुकूलन बदलाव की प्रक्रिया चलाई। बहुत से विभिन्न प्रकार की जनजातियाँ थी और उन्होंने विभिन्न प्रकार की जीविकाएं अपनाई। कालांतर में या बाद में उनमें से कई जाति आधारित समाज शामिल हो गए, लेकिन कईयों ने जाति व्यवस्था और हिंदू धर्म दोनों को ही नकार दिया। कुछ जनजातियों ने सुसंगठित प्रशासनिक व्यवस्था वाले विस्तृत राज्य की स्थापना की। इस प्रकार वे राजनीतिक रूप से ताकतवर हो गए, इसलिए उन्हें बड़े और अधिक जटिल राज्यों और साम्राज्यों के साथ संघर्ष की स्थिति में ला खड़ा किया। और ये मंगोल के बारे में हम जानते हैं कि मंगोलों के बारे में आप पढ़ सकते हैं स्क्रीन पे। बीज शब्द जो है वो वर्ण, जाति, टांडा, गढ़, 84, बरहोत, भुइयाँ, पाइक, खेल, बुर्जी और जनगणना। तो इसमें यहाँ कुछ शब्द आए हैं जिनके कुछ निर्धारित अर्थ हैं। तो हमने जनजातीय खानाबदोश लोगों, एक जगह से दूसरी जगह बसे हुए समुदाय के बारे में इसमें पढ़ा और अंत में एक मुग़लों के बारे में बताया गया है कि मुग़ल जो थे, मंगोल जो थे वो मंगोलिया से आए थे। वो जनजाति थी जो कि पशुचारक थे और खाना इकट्ठा करने वाले लोग थे। तो इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली बार अन्य वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।